अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 12 स्टार्ट करते हैं कैफ 1 का। कल हमने ये सवाल शुरू किया था, आज फिर शुरू करते हैं इसको। ठीक है, यकम जनवरी 15 को हमने एक एसेट खरीदा था 100 मिलियन का, लाइफ थी उसकी 20 साल। यकम जनवरी 16 को उसे रीवैल्यू किया 120 पर। ठीक है जी। वर्किंग का फॉर्मेट मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि आपने डेट डिस्क्रिप्शन एसेट के आगे 2 कॉलम्स की जगह खाली छोड़नी है। दूसरे कॉलम में क्या आना है वो इंशाल्लाह आज के दूसरे सवाल में आपको पता लगेगा, पहले सवाल में ये खाली ही रहना है। ठीक है भाई, क्या परेशानी है? कल वाला सवाल है, ये देखो, ये वाला, ये 52। ठीक है, छोड़ दो अब सवाल, तो मैंने देखना ही नहीं हो तो याद हो गया। 100 का एसेट लिया, 20 साल लाइफ है। यकम जनवरी 15 को लिया, यकम जनवरी 16 को रीवैल्यू हुआ 120 का। पिछली क्लास में करवाया, याद हो गया जी। इतना काम मैंने आपको करवाया था जो, इसको जरा दोबारा करते हैं। ठीक है, रीवैल्यूएशन जहां से शुरू होनी है वहां से बात बहुत तसल्ली से फिर शुरू करेंगे, यहां तक भी पहले पहुंचे तो सही। सबसे पहले यकम जनवरी 15 को एसेट खरीदा, एसेट खरीदने की एंट्री, हाँ, किसी ने कैश पहले बोला, अल्लाह माफ करे जी, एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, एसेट परचेज किया। फिर 31 दिसंबर 15 पे इसको स्ट्रेट लाइन, खामोश था सवाल, स्ट्रेट लाइन मेथड पे हमने डेप्रिसिएट किया, 5 रुपए की डेप्रिसिएशन आई। इस डेप्रिसिएशन की एंट्री बनी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन ऑफ 15 रिकॉर्डेड। यहां तक को मसला। उसके बाद ये एंट्री आपकी क्लास में ना डिस्कस हुई थी, चलो तो ये फिर सारी बात दोबारा लिखेंगे ना, ऐसे थोड़े। अच्छा जी, अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स में भी ऐसे ही यकम जनवरी 15 पे एसेट खरीदा, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। फिर 31 दिसंबर 15 पे डेप्शन डेबिट डेप्शन क्रेडिट 5 रुपए से। ये इनके क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए 100 और 5। ठीक है, और अब हमारा अगला साल शुरू होता है। यहां तक तो कुछ था ही नहीं ना सवाल में। और यकम जनवरी 16 पर सवाल ने कहा कि हमने इस एसेट को क्या किया है, रीवैल्यू। ठीक है, अब इस दिन सबसे पहले तो मैंने ये अकाउंट्स के बैलेंसेस क्लोजिंग जो थे वो ओपनिंग बना लिए लेजर में। ठीक है ना, उसके बाद अब आ जाए इधर, वर्किंग के अंदर जो करना था वो आपको मैंने समझा दिया था, याद है? मैंने कहा था वर्किंग के अंदर क्या करना है, एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखनी है, डिफरेंस को सरप्लस या लॉस बना लेना है। ठीक है, बच्चे कम है आज, अब फिर देख लें। हालांकि मैंने नियत की थी कल मैं रीवैल्यूएशन करवा दूं, लेकिन रीवैल्यूएशन कल पूरी क्या थोड़ी सी भी शुरू ना हो सकी, बुनियाद बनी और आज रीवैल्यूएशन खत्म हो जानी है। उसके बाद तो फिर प्रैक्टिस ही चलेगी इसकी, 2-3 दिन नई चीज तो कोई नहीं सीखेंगे हम। तो सैटरडे वाले दिन छुट्टी करने वाले, मैं जानकर सचमुच नहीं करता, लेकिन वो नुकसान बहुत उठा रहे हैं जी। 95 पे एसेट पड़ा था, मैंने कहा जी रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में आपको क्या सिखाया था, वर्किंग में एक लाइन खाली छोड़ो और रीवैल्यूड अमाउंट लिख लो। अब एक लाइन खाली छोड़ी आपने, रिवीजन हो रही कल वाली। ठीक है, एक लाइन खाली छोड़कर आपने लिखा रीवैल्यूड अमाउंट को, जो कि है 120। ठीक हो गया। अब 95 और 120 का डिफरेंस 25 रुपए से एसेट कम हो रहा है या बढ़ रहा है? अगर हम एसेट को रीवैल्यू करते हैं, रीवैल्यूएशन मॉडल पे ले जाते हैं, तो उसको फेयर वैल्यू पे ले जाना पड़ेगा ना। तो फेयर वैल्यू पे जब उसको उठा के ले जाते हैं तो वो 25 रुपए से बढ़ जाता है। तो 25 रुपए से एसेट बढ़ा है, एसेट का बढ़ना गम या खुशी? एसेट, एसेट रिसोर्स है, इसका बढ़ना खुशी है, तो ये रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। और इसको हमने इधर सरप्लस के कॉलम में लिखा, और ये सरप्लस का बैलेंस हमारे पास यकम जनवरी 16 को इतना आ रहा है। जितना सरप्लस आया जाहिर है इसमें तो इतना ही होना है जी। ये लो, ठीक है। तो मैंने इसलिए लिखा था कि 0 + 25 = 25 है, क्योंकि अगर मैं 0 ना लिखता तो शायद आप ये कहते कि सर ये 25/25 है। ये 25/25 नहीं है, ये 25 का सरप्लस आया है इस दिन, और ये यकम जनवरी 16 पे इतना बैलेंस है सरप्लस का, ये बताया गया बस। ठीक है, अच्छा ले जी। अब एंट्री में याद रहेगा क्या करना है, सॉरी वर्किंग में याद रहेगा क्या करना है, क्या करना है, एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेनी है और सरप्लस लॉस निकाल लेना है। क्लियर? अब आए जनरल एंट्रीज की तरफ। लेकिन जनरल एंट्रीज के अंदर पहला मसला क्या है, मुझे ये बताओ हम कौन कौन सी दो चीजों को कंपेयर करते हैं सरप्लस या लॉस निकालने के लिए रीवैल्यूएशन के दिन? एसेट, एसेट को एसेट से कंपेयर कर रहे हैं भाई। मैं कह रहा हूं कौन सी दो चीजों को एसेट ही कंपेयर करते हैं, बुक वैल्यू और रीवैल्यूड अमाउंट, फेयर वैल्यू। ठीक है, तो बुक वैल्यू और रीवैल्यूड अमाउंट को कंपेयर करेंगे तो सरप्लस लॉस निकलेगा। ठीक है, लॉस इंशाल्लाह आज दूसरे सवाल में निकलना है, इसमें नहीं है। ठीक है, सरप्लस या लॉस कैसे निकलता है, रीवैल्यूएशन के दिन एसेट की बुक वैल्यू को एसेट की रीवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर करने पर। अब मसला ये है, वर्किंग तो हमारी का तरीका ही यही है कि ये तो हर वक्त एसेट की बुक वैल्यू बता रही है, इसीलिए वर्किंग के अंदर तो रीवैल्यूएशन के दिन बुक वैल्यू ही आ रही थी, क्योंकि वर्किंग का फॉर्मेट ऐसा है ना। लेकिन मेरे दोस्तों हम एसेट अकाउंट किस पे बना रहे हैं, कॉस्ट पे। अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बना रहे हैं तो एसेट का अकाउंट तो कॉस्ट शो कर रहा है। ठीक है, एसेट का अकाउंट तो कॉस्ट शो कर रहा है। अब अगर एसेट का अकाउंट कॉस्ट शो कर रहा है तो कॉस्ट को तो
रीवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर नहीं किया जा सकता। अब ऐसा क्या काम करें कि हमारा ये एसेट यकम जनवरी 16 पर बुक वैल्यू शो करने लग जाए। बुक वैल्यू होती क्या है, एसेट में से अक्यूमुलेशन को माइनस करें तो बुक वैल्यू आ जाएगी, जिस दिन तक की डेप्रिसिएशन माइनस करोगे उस दिन की बुक वैल्यू आ जाएगी। अब हमें यकम जनवरी 16 पे एसेट की बुक वैल्यू चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? वर्किंग के अंदर क्यों नहीं कुछ करना पड़ा, क्योंकि वर्किंग का फॉर्मेट ही ऐसा है कि वो हर वक्त एसेट की बुक वैल्यू शो कर रही है। पर एसेट अकाउंट क्योंकि हम कॉस्ट पे बना रहे हैं, इसलिए एसेट अकाउंट में एसेट कॉस्ट पे शो हो रहा है। तो अगर इसको बुक वैल्यू पे लाना है तो क्या करेंगे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जितना बैलेंस पड़ा है डेप्रिसिएशन का वो सारा ट्रांसफर कर देंगे एसेट अकाउंट में। इत्तेफाक से 1 साल का पड़ा है, अगर 10 साल पहले ये एसेट खरीदा होता और 10 साल बाद रीवैल्यू कर रहे थे तो इसमें 10 साल का बैलेंस पड़ा, तो वो 10 साल का बैलेंस जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। यानी रीवैल्यूएशन के दिन एक बार जितना बैलेंस पड़ा होता है ना लिक्विडेशन के अकाउंट के अंदर वो सारा ट्रांसफर कर देते हैं एसेट। क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ट्रांसफर। ट्रांसफर, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांसफर की एंट्री। क्या चीज ट्रांसफर कर रहे हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस, सारे का सारा जो रीवैल्यू का दिन पड़ा हुआ है उसको ट्रांसफर कर देते हैं एसेट अकाउंट। ठीक है, अब जरा सोच के आप ही एंट्री बताओ, अगर हमने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में बैलेंस पड़ा कितना, एक्यूमुलेशन में 5, बैलेंस कितना पड़ा है 5, ये 5 का बैलेंस हमने ट्रांसफर करना है एसेट अकाउंट में, यानी यहां से निकाल के एसेट अकाउंट में फेंकना है। तो यहां से निकालने के लिए क्या करोगे, इस अकाउंट को कर दोगे डेबिट, यहां से निकल कर एसेट अकाउंट में हो गया क्रेडिट। यहां पे आपने लिखा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यकम जनवरी 16 और यहां पे आपने लिखा एसेट अकाउंट, एसेट यकम जनवरी 16। अब अगर आप गौर फरमाएं तो यकम जनवरी 16 पे आपका एसेट बुक वैल्यू शो करने लग गया। एसेट अकाउंट में भी अब एसेट किस पे आ गया, बुक वैल्यू। ठीक है, तो ये रीवैल्यूएशन की पहली एंट्री हुआ करेगी। जब भी रीवैल्यूएशन होगी ये पहली एंट्री लाजमी है। और वो एंट्री किस चीज की है, शॉर्ट बात करो, एंट्री ट्रांसफर की है। अगली बात आपको पता है ट्रांसफर क्या, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस जितना भी पड़ा है एसेट अकाउंट में, ताकि एसेट अकाउंट किस पे आ जाए, तो ये लंबी बात लिखवा देता हूं पहली बार, लेकिन याद सिर्फ इतना रखना कि पहली एंट्री किस चीज की, ट्रांसफर की। किसकी जी, ट्रांसफर। तो ये जनरल एंट्री जो भी अभी आपने की है ये तो लेजर में कर दी ना, ये जनरल एंट्री जरा मुझे यहां पे करके दिखाओ जी। बोले बोले क्या है ट्रांसफर की एंट्री, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। कितने से जी, 5 से। अच्छा अब अगली बात सुनो, जरूरी नहीं है कि सवाल में लेजर्स भी मांगे हों और जनरल एंट्रीज भी, तो लेजर्स की मोहताजी नहीं। ठीक है, हम एंट्रीज से भी देख के ये 5 निकाल सकते थे। कैसे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अभी तक एसेट की जिंदगी में सिर्फ एक बार क्रेडिट हुआ था, कितने से, 5 से। यही अगर 2 साल 3 साल 4 साल जितने साल भी पुराना एसेट होता उतनी दफा ये क्रेडिट हुआ था हर साल डेप्रिसिएशन। लेकिन फिलहाल इस सवाल में एक बार क्रेडिट हुआ, यानी एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर कितनी डेप्रिसिएशन इकट्ठी हो चुकी है आज तक, 5। ये 5 से जो इकट्ठी हुई पड़ी डेप्रिसिएशन है ये वो बैलेंस है जिसको ट्रांसफर करना है। अगर 2 साल बाद रीवैल्यू होता तो मिसाल के तौर पे तो 5 और 5 10 का इकट्ठा हुआ पड़ा होता, लेकिन वो अभी नहीं, वो इंशाल्लाह कल सवाल, मंडे को सवाल आएगा ऐसा। ठीक है ना, जब 2 साल बाद रीवैल्यूएशन करेंगे, या हो सकता है होमवर्क में सवाल हो, नहीं है यस, होमवर्क का एक सवाल है, यस ठीक है, उसमें आप परेशान नहीं होना, बता दिया आपको। 2 साल बाद अगर रिवैल्यूएशन हो रही है तो 2 साल का डेप्रिसिएशन का अकाउंट इकट्ठा हुआ, डेप्रिसिएशन का बैलेंस इकट्ठा हुआ पड़ा वो ट्रांसफर कर देना। 10 साल बाद हो 10 साल बाद। ठीक है, अच्छा चलें जी, तो यहीं से एंट्री से ही हमें ये 5 भी मिल गया। ठीक है, लेजर को देखे बगैर तो हमने एंट्री पास की, अक्यूमुलेशन का अकाउंट डेबिट, एसेट का अकाउंट क्रेडिट। और इसकी नरेशन वैसे तो सिर्फ इतनी है, ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पर्चे में लिखने के लिए इतना काफी है। ठीक है, लेकिन चूंकि पहली दफा है ये एंट्री तो मैं पूरी कहानी लिख रहा हूं यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंस, ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंस टू बोलो टू एसेट अकाउंट। क्यों जी, टू ब्रिंग एसेट अकाउंट एट इट्स बुक वैल्यू। क्यों लाए जी बुक वैल्यू पे, अब इससे अगली कहानी तो बस रहनी दो। क्यों लाए बुक वैल्यू पे, ताकि बुक वैल्यू को रीवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर। क्यों कंपेयर कर रहे हैं, ताकि सरप्लस या लॉस। भाई वो कर रहा है ना काम, इसी का कर लेगा यार, तुम क्यों देख रहे हो उधर यार, अल्लाह के बंदे इतने दूर कहां से आए हो तुम पढ़ने, बताना जरा मुझे, कौन से इलाके से आए हो भाई, बोलो ना, स्वेल कपड़ों वाले। हाँ तुम, हाँ स्वाद से पढ़ने आए हो, पढ़ाई छोड़ के एसी का ऑन ऑफ होना देख रहे हो, तुम इंसाफ कर रहे हो। सर वो ईद वाला बटन दबाते हैं तो वो भी हो जाता है, ध्यान इधर रखो, वो कह दिया हो जाएगा। ठीक है भाई, इन सब की जो आपने ग्रिल्स है ना ऊपर कर देने नहीं। ठीक है, अच्छा जी मैं क्या कह रहा था, हमने सब रीवैल्यूएशन के दिन सबसे पहला काम क्या करना है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट के अंदर जितना बैलेंस पड़ा है उसे ट्रांसफर करना है एसेट अकाउंट में। क्यों ट्रांसफर करना है, ताकि वो बुक वैल्यू पे आ जाए। क्यों ला रहे हैं बुक वैल्यू पे, ताकि उसे सरप्लस रीवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर कर सके। क्यों कंपेयर कर रहे हैं, सरप्लस या लॉस निकालने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, ये तो पहली एंट्री हुआ करेगी जब भी कभी रीवैल्यूएशन होगी। देखें रीवैल्यूएशन मैंने आज सिखा देनी है, रीवैल्यूएशन आज सिखा देनी है, उसके बाद रीवैल्यूएशन 2 से आज अभी अगले सवाल में रीवैल्यूएशन 2 दफा हो जाएगी जिंदगी में एसेट के, मंडे वाले सवाल में रीवैल्यूएशन 3 दफा हो जाएगी,
कभी 2 साल बाद हो रही है, कभी 1 साल बाद हो रही है, कभी साल के पहले दिन हो रही है, कभी साल के आखिरी दिन हो रही है, कभी साल के दरमियान में हो रही है, जब मर्जी हो, जो मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, ये उसूल नहीं बदले। इसलिए कह रहा हूं कि रीवैल्यूएशन आज सिखा दी नहीं है मैंने ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद तो प्रैक्टिस है, डिफरेंट सिनेरियोज है। अच्छा एक और बात, अभी मैं 2 रिवैल्यूएशन करवाऊंगा, पहले में रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा, दूसरी रिवैल्यूएशन पे लॉस आएगा। अब बच्चे पूछेंगे सर अगर सरप्लस के बाद भी सरप्लस आता, भाई वो आगे आएंगे सवाल। बच्चे पूछेंगे जी लॉस पहले आ जाए, वो आगे आएंगे सवाल। यानी हर सिचुएशन आपके सामने आनी है। सरप्लस था, सरप्लस पे सरप्लस आ गया, सरप्लस पे लॉस आ गया, लॉस पे सरप्लस आ गया, लॉस पे लॉस आ गया, सरप्लस पे लॉस, लॉस पे सरप्लस, 3-4 डिफरेंट सिनेरियोज बनेंगे, वो सारे के सारे हमने देखने हैं। फिलहाल मेहरबानी ये करनी है आपने कि जो सवाल के अंदर सामने सिचुएशन हो उसको समझना है। वो समझ आ रही है तो बाकी भी इंशाल्लाह आएंगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अच्छा जी, जरा रिवीजन कर लें दोबारा। रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में क्या करेंगे, और ये हमेशा ऐसे ही रहना है, कभी नहीं बदलेंगे, इसलिए बार बार बोल रहा हूं। रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में क्या करेंगे, एक लाइन खाली छोड़ के रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे, सरप्लस लॉस निकाल लेंगे। रीवैल्यूएशन के दिन जर्नल एंट्रीज में क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे ट्रांसफर की एंट्री, अकोमोडेशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। अच्छा नेक्स्ट, अब ट्रांसफर की एंट्री हो गई, एसेट बुक वैल्यू पे आ गया। अब जो हमने एसेट की बुक वैल्यू को रीवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर किया तो 25 रुपए का हमें क्या आ गया, सरप्लस। अब इस एंट्री को पास करना है। 25 रुपए से एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, आवाज में सॉरी, 25 रुपए से एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है तो एसेट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट, तो एसेट अकाउंट हो गया डेबिट जी। एसेट अकाउंट डेबिट कितने से, 25 से, और प्रॉफिट एंड, ठहर जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कर दिया 25 से। अब देखो 25 रुपए से एसेट बढ़ा है, एसेट बढ़ा है तो गेन आया ना, सरप्लस गेन। इस गेन को प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अगर क्रेडिट करें तो एक मसला आ जाएगा। मसला ये है, 2 बातें हैं बेसिकली, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। आवाज नहीं आ रही, आवाज भाई उनको नहीं आ रही भाई, पॉज करें। अच्छा जी, मैं यार कर रहा था कि भाई एक बंदा ना वहां पे मौजूद रहे, हाइब्रिड 1 में भी और 2 में भी, एक एक बंदा दोनों क्लासेस में। जी मैं याद कर रहा था कि हमने इस सरप्लस को, गेन को रिकॉर्ड करना है। जाहिर है रीवैल्यूएशन मॉडल है तो एसेट को बढ़ाना है, एसेट को तो 25 से हमने बढ़ा दिया, एसेट डेबिट। लेकिन जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 25 से क्रेडिट किया तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आ गया, और वो कहने लगा भाईजान क्या आपने ये गेन कमा लिया है। हमने कहा कमा लिया तो वो है जहां की कदर अच्छी होती है। क्या कह रहे हो तुम प्रूडेंस, हम बात ही नहीं सुन रहे उसकी है। तो कह रहा है मैं कह रहा हूं क्या आपने ये 25 का प्रॉफिट कमा लिया है। हम कह रहे हैं नहीं कमा लिया नहीं है, लाहौर है। वो फिर कह रहा है बात समझ नहीं रहे हो तुम, क्या तुमने ये प्रॉफिट 25 का अर्न कर लिया है। हमने कहा नहीं अभी अर्न किया नहीं है, हाँ फ्यूचर में कर सकते हैं। तो उसने कहा ये तो फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, ये तो फिर फ्यूचर का प्रॉफिट है, इसको तो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करने की इजाजत ही नहीं है। तो हमने कहा अच्छा यार, चुप कर गए। हमने कहा अच्छा ये फिर क्रेडिट यहाँ पे तो नहीं हो सकता, ठीक है। इसका एक और फायदा भी है लेकिन वो थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है ना। ये बात समझ आई है, क्या 25 का गेन हमने कमा लिया है बेटा, नहीं, एसेट तो अभी हमारे पास ही पड़ा है, सिर्फ हमने उसको उठा के उसकी फेयर वैल्यू पे किया तो 25 का गेन आ गया। तो क्या ये 25 का गेन हम कमा चुके हैं, नहीं कमा चुके हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो सिर्फ रियलाइज्ड गेन्स जाते हैं। प्रूडेंस कहता है फ्यूचर के गेन्स को आज रिकॉर्ड नहीं कर सकते, फ्यूचर के लॉस को कर सकते हो, गेन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो प्रॉफिट एंड लॉस में इसको क्रेडिट हम नहीं कर सकते। फिर हमने कहा अब क्या करें, क्या रिकॉर्ड ही ना करें, सिंगल एंट्री से चल लें, ये तो हो नहीं सकता। अब एसेट को बढ़ाना भी जरूरी है क्योंकि रीवैल्यूएशन मॉडल हम अडॉप्ट कर चुके हैं, तो अब इस क्रेडिट को कहीं ना कहीं तो करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की बजाय फिर अकाउंटेंट्स ने कहा इसको किसी ऐसे अलग अकाउंट में रख लेते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नहीं जाने देंगे, ठीक है, लेकिन शो इसको भी इक्विटी में कर देंगे, ठीक है। नाम इसका कुछ भी रख लो, उन्होंने कहा इसका नाम रीवैल्यूएशन सरप्लस ही रखो जी, ठीक है। इसका नाम क्या रख लो, रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट। और ये जो एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हुआ है, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस का जो अकाउंट क्रिएट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, ये बैलेंस शीट के अंदर नजर आएगा। और ऐसे जहां पे शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग नजर आते हैं ना इक्विटी में, उन्हीं के नीचे एक नई लाइन आइटम ऐड हो जाएगी रीवैल्यूएशन सरप्लस के नाम की, ठीक है। अब इधर देखो फर्क क्या होगा, फर्क क्या होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या पड़ा होता है बता सकते हो। रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या प्रॉफिट्स होते हैं भाई, डिविडेंड तो हम निकालेंगे अगर चाहेंगे तो, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स, अर्निंग्स का मतलब होता है प्रॉफिट्स। तो रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर देखो कल, इसीलिए इसके ऊपर मैंने 1 घंटा लगाया था, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स में प्रॉफिट्स इकट्ठे होते हैं। देखो 120 का प्रॉफिट आया, पहले साल में 120 हो गया, हमने कुछ नहीं निकाला, फिर ये 120 पहले पड़ा था, फिर मजीद प्रॉफिट इसके अंदर ऐड हुए और ये कुछ और नहीं निकाला, 390 पे पहुंच गया। तो रिटेन्ड अर्निंग्स मींस प्रॉफिट्स, रिटेन्ड अर्निंग्स मींस प्रॉफिट्स। प्रॉफिट होता है 1 साल का और रिटेन्ड अर्निंग्स होती है आज तक की। पहले साल के अंदर सिर्फ 1 साल का ही प्रॉफिट था और 1 साल हमें गुजरा था तो 120 का प्रॉफिट रिटेन था, कुछ नहीं निकाला, नहीं सारा बिजनेस में रिटेन रखा। अगले साल के अंदर 120 पहले से पड़ा हुआ था, मजीद प्रॉफिट कमाया 270 का, तो 390 का प्रॉफिट रिटेन हो गया। तो रिटेन प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग्स क्या है, रिटेन प्रॉफिट्स ही है, ठीक है। अब बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी में शेयर कैपिटल तो वो पैसे हैं जो ओनर घर से लाया, और रिटेन अर्निंग्स वो पैसे हैं जो बिजनेस ने कमाए, अर्न
कर लिए अर्न, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से ये बढ़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस इसके अंदर आके हिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट्स निकल के यहां पे इकट्ठे होते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस में तो सिर्फ रियलाइज्ड प्रॉफिट्स, रियलाइज्ड गेन्स, रियलाइज्ड इनकम्स होती हैं जो हम कमा चुके हैं, सिर्फ वो। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने इंट्रो के अंदर एक्रूअल का टॉपिक पढ़ा होगा, ठीक है, एक्रूअल का टॉपिक मैं भी पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लें, डरते डरते क्यों कह रहे होते हैं यस सर, क्यों सुन ना ले कहीं, वो पढ़ाना है वहां पे आपने 4-5 दिन लगाए होंगे, यहाँ पे मैंने 1.5-2 दिन मैंने यहाँ पे भी लगाना है, क्योंकि इसकी काफी ज्यादा यहाँ पे यूटिलिटी या यूज बहुत ज्यादा है। तो कोई किसी तरह से पढ़ के आता है, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरतीब से, तो एक तरतीब पे सब आ जाए, 1.5-2 दिन इस पे कम से कम लग ही जाते हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन 2 दिन तो है, 2 लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो पढ़ेंगे एक्रूअल का टॉपिक, लेकिन मैं सिर्फ फिलहाल जिन्होंने पढ़ा हुआ है थोड़ा सा उनको ऐसे ही बस बीच में बात आ गई तो वो करने की कोशिश कर रहा हूं। मिसाल के तौर पे आपने एक बिल्डिंग अपनी, एक दुकान अपनी किराए पे दे दी, ठीक है, ईयर एंड है आपका 31 दिसंबर 15, और आपने ये यकम अक्टूबर 15 को किराए पे दी और सारा किराया 12 रुपए एडवांस में ले लिया। हर एक महीने का किराया था 1 रुपया, आपने पूरे साल का किराया एडवांस में ले लिया। अब मुझे बताओ इस साल के अंदर कितने महीनों का किराया आप कमा लोगे? पूरा 12 प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर आप नहीं जा सका करते थे, आप कहते थे जी 3 महीने का हमने अर्न कर लिया है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम बना लो, बाकी 9 महीने का हम पे लायबिलिटी है, अनअर्न्ड एडवांस क्या लेते थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सिर्फ कौन सी इनकम जाती हैं? जो आप कमा चुके हैं, अर्नड, रियलाइज्ड। और प्रॉफिट एंड लॉस से जो प्रॉफिट्स आते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, ठीक है, वो प्रॉफिट्स कहां इकट्ठे होते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो इसका मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स में वो प्रॉफिट्स पड़े हैं जो बिजनेस ने कमा लिए हैं, ठीक है। तो शेयर कैपिटल भी किसका पैसा? जो ओनर घर से लाया। रिटेन्ड अर्निंग जो बिजनेस ने कमाया वो भी किसका है? ओनर का ही है। और जो अलग लाइन हमने आज डाली रिट्रीवल सरप्लस की, ये प्रॉफिट ऐसा है जो अभी बिजनेस ने कमाया नहीं है, क्लियरली हमने अलग कर दिया, ठीक है, हमने अलग थलग कर दिया है। तो इक्विटी ओनर जो घर से लाया वो भी ओनर का, जो बिजनेस ने कमाया वो भी ओनर का, जो बिजनेस कमा लेगा वो भी ओनर का, ठीक है। अलग क्यों किया? एक तो प्रूडेंस ने मना किया था प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इसको लेकर मत जाओ, हम नहीं लेकर गए। दूसरा एक और फायदा भी इससे हुआ, जो शेयर होल्डर है ना, शेयर होल्डर्स जो होते हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है कंपनी में, तो उनका किचन जो है वो डिविडेंड्स पे चलता है। जो बिजनेस कंपनीज जो प्रॉफिट्स बांटती हैं उनका तो गुजारा उसी पे होता है, इन्वेस्टर का। अब उन्होंने इस फिगर को देखकर ना राल टपकानी होती है, ठीक है ना, कितने प्रॉफिट्स रिटेन हो गए, कुछ हमें भी बांट दो, डायरेक्टर्स सांप बन के ना बैठो। अब अगर आप मिसाल के तौर पे ये 25 रुपए की एंट्री कर देते, एसेट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस में वो ऐड होकर रिटेन अर्निंग में चला जाता। तो शेयर होल्डर्स क्या कहते हैं? ये 25 तो हमें दे दो। क्या आप दे सकते थे उनको? आपने भी कमाया ही नहीं, वो 25 तो आपके पास पड़ा ही नहीं है। तो मसला समझ में आ रहा है? अब इससे क्या फायदा हुआ? ये एंट्री करने से क्या फायदा हुआ? अब ओनर्स को साफ पता लग रहा है कि जो कमाया है वो ये है, अगर डिविडेंड मांगना है तो इससे देखकर मांगना है। वो जो 25 जो है इसको आपने मांग नहीं लेना, बिजनेस ने भी कमाया नहीं है, बिजनेस कमा लेगा, ठीक है ना। ये थोड़ी सी डिस्कशन मैंने कहा कर लूं। बहरहाल एंट्री क्या बन गई जी? एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट क्रेडिट। और ये सरप्लस कहां जाएगा? जहां पे शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग नजर आते थे इक्विटी के अंदर, उनसे अलग थलग, ठीक हो गया। अब इससे फायदा क्या हुआ? ये रियलाइज प्रॉफिट्स में ऐड नहीं हुआ और शेयर होल्डर इसमें डिविडेंड नहीं मांगेंगे। ओके, वो सही है। लो भाई, अब किस्सा मुख्तसर, रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में क्या करोगे? रीवैल्यूएशन खत्म हो गई, बस अब ईयर एंड पे डिडक्शन करनी है। रीवैल्यूएशन का बस ये उसूल है। वर्किंग के लिए क्या उसूल है? एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखोगे, सरप्लस लॉस रिकॉर्ड कर लोगे। सरप्लस भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। जर्नल एंट्रीज में रीवैल्यूएशन के दिन 2 काम करने हैं, 2 काम। पहला ट्रांसफर की एंट्री, दूसरा सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की एंट्री। ये ठीक हो गया? सही है। तो ये इसकी नरेशन लिख लो, रिकॉर्डिंग ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस। रिकॉर्डिंग ऑफ क्या वैसे नरेशन, चलो लिख लो, खुद ही लिख लेते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस। लॉस आता तो रिकॉर्डिंग ऑफ रीवैल्यूएशन लॉस करते। अगले सवाल में आएगा इंशाल्लाह, बोर्ड पे वो जगह बनी हुई है, वहां पे करेंगे। ये तो कल वाला सवाल कंप्लीट कर रहे हैं ना अभी तो। अच्छा जी, जरा एक बार फिर दोबारा बता दो मुझे। रीवैल्यूएशन तो खत्म हो गई हमारी, तो रीवैल्यूएशन में हमने क्या किया? वर्किंग में क्या किया? एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखी, सरप्लस लॉस रिकॉर्ड हो गया। जर्नल एंट्रीज में क्या करोगे? 2 काम। पहला ट्रांसफर की एंट्री, दूसरा सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग। भाई रीवैल्यूएशन जिधर मर्जी चली जाए, अब उसूल यही है। रीवैल्यूएशन साल के शुरू में हो, उसूल यही, साल के एंड पे हो, उसूल यही, साल के दरमियान में हो, उसूल यही, ठीक है। स्टेप 1, पहली बात, वर्किंग में क्या करोगे? एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखोगे, सरप्लस लॉस रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। जनरल एंट्रीज में 2 काम करने हैं, पहले ट्रांसफर की एंट्री, दूसरी सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की एंट्री। जी बेटा, ट्रांसफर ऑफ दिस जो लिखा हुआ है जी। अच्छा जी, अब इन दोनों एंट्रीज को पोस्ट भी करवा दें लेजर्स में। पहली एंट्री तो खैर मेरे ख्याल में मैंने पोस्ट कर दी थी ना, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। डन, पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री
एसेट अकाउंट डेबिट, 25 रुपए से एसेट का अकाउंट डेबिट और एक नया अकाउंट वजूद में आया, नाम है उसका रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट हो गया 25 रुपए से क्रेडिट। यहां पे आपने लिखा एसेट और इधर आके क्या लिखोगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस। देखो ना कितनी खूबसूरत बात है कि लेजर देख के पता लग रहा है हमें कि ये एसेट हमने नया नहीं खरीदा, ये एसेट पड़े पड़े जो है थोड़ा महंगा कर लिया हमने। एसेट तो बड़ा है लेकिन ये एडिशन नहीं है, इसके अगेंस्ट कैश नहीं पे हुआ, बल्कि इसके अगेंस्ट एक हमने अनरियलाइज्ड गेन बुक कर लिया। ठीक हो गया। अब आखिरी बार सुनो, रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में क्या करोगे, आखिरी बार नहीं, ये इतनी बार सुनोगे कि कान पक जाएंगे। खैर अभी फिलहाल के लिए आखिरी बार सुनो, रीवैल्यूएशन के लिए दिन क्या करोगे वर्किंग में, एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखोगे, सरप्लस लॉस रिकॉर्ड करोगे। जनरल एंट्रीज में क्या करोगे, पहले ट्रांसफर करोगे ऑफ व्हाट, जी हाँ पता है आपको, जब पहले क्या करोगे जी ट्रांसफर की एंट्री और फिर करोगे सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग एंट्री। फिलहाल सरप्लस है, अगले सवाल में लॉस भी आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, लो भाई यहां तक कोई मसला। अच्छा अब डेप्रिसिएशन की बारी आ गई है, डेप्रिसिएशन की बारी आ गई। और डेप्रिसिएशन के लिए मुझे बताइए कि क्या आप पुरानी 100 वाली कॉस्ट को लेकर चल सकते हैं, क्योंकि अगर वो 100 को डेफिसिट करते जाएंगे तो फिर तो मामला गड़बड़ है, एसेट तो 120 पे पहुंचा हुआ है। दूसरा, अगर इस तरह की कोई चेंज आ जाए तो ओरिजिनल लाइफ भी रेलेवेंट नहीं रह जाती, बल्कि ऐसा काम हमने पहले भी किया है गालिबन। ये चेंज इन एस्टीमेट 1-2 दिन पहले करके आए, उसमें क्या सिखाया था आपको, जिस दिन एस्टीमेट में चेंज आ जाए उस दिन खड़े होकर बुक वैल्यू निकालो और उसी दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालो, और वो जो बुक वैल्यू है उसको रिमेनिंग लाइफ पे डेबिट करोगे ऑनवर्ड्स। रीवैल्यूएशन में भी बिल्कुल वही काम है, बस फर्क ये है कि बुक वैल्यू की बजाय रीवैल्यूड अमाउंट यूज करनी है और रिमेनिंग लाइफ चेंज इन एस्टीमेट की बजाय रीवैल्यूएशन के दिन कैलकुलेट करनी है। ये देखो आपके लिए मैंने लिखा, खैर कहां लिखा, ये लिखा। यहां पर एक तीसरी चीज भी आएगी इंशाल्लाह। ये तो अभी तक 2 चीजें हमने पढ़ी ना, इंशाल्लाह इस टॉपिक के बाद हमने पढ़ना है इंपेयरमेंट ऑफ एसेट का टॉपिक। उसमें जब एसेट इंपेयर हो जाएगा ना, तो इंपेयरमेंट के बाद उसकी डेप्रिसिएशन के लिए भी ऐसा ही कुछ उसूल बनाएंगे, तो वो तीसरा भी यहां पे लिख लेंगे। फिलहाल 2 हो गए। पहला इधर देखो, चेंज इन एस्टीमेट में क्या किया था, बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट निकाली थी, रिवाइज एज वैल्यू माइनस की थी और रिमेनिंग लाइफ उसको डेबिट किया था। अगर कभी एसेट रीवैल्यू हो जाए तो फिर क्या करोगे, आफ्टर रीवैल्यूएशन डेप्ट निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो कॉस्ट माइनस एज वैल्यू ओवर लाइफ नहीं कर सकते, फिर रीवैल्यूड अमाउंट माइनस रिवाइज एज वैल्यू ओवर रिमेनिंग लाइफ। सेम सेम, कुछ नया नहीं करते होते हम, एक बार जो चीज सीखते हैं ना उसी से फिर अगली चीजें सीखते हैं हम। इंपेयरमेंट के लिए फिर इस सफे पे वापस आऊंगा, मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा और तीसरी चीज ऐड कर लेंगे। ठीक है, बस फर्क ये है कि ये रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे हम चेंज इन एस्टीमेट के दिन खड़े होकर, और ये वाली रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालें जी, रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर। ठीक है, क्या ख्याल है, समझ आई? एक मिनट, कहां गया, ये रहा जी। तो इधर देखो, ये फॉर्मूला आपके लिए लिखा हुआ है जी। पहले क्या फॉर्मूला लगाया था जी, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। अब क्या फॉर्मूला लगा दिया जी, रीवैल्यूड अमाउंट माइनस रिवाइज एज वैल्यू ओवर रिमेनिंग लाइफ। ठीक हो गया, ये जरा उसी जैसा ही जैसे काम हमने पहले किया होगा। अच्छा अब रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी, और रेजिडुअल वैल्यू चूंकि नहीं है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे गलती से पता क्या करते हैं, ये इधर 31 नंबर 16 को देख करना, 31 नंबर 16 को यहां देख करना, इस दिन खड़े होकर लाइफ कैलकुलेट कर लेते हैं रिमेनिंग, जो कि बहुत बड़ी गलती है। क्या उसूल बताया आपको, रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालनी है, जिस दिन रीवैल्यूएशन हुई। रीवैल्यूएशन किस दिन हुई है, यकम जनवरी 16 पे, तो रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालोगे, यकम जनवरी 16 पे। अब रिमेनिंग लाइफ निकालने का तरीका पहले सिखाया हो, अगर एसेट यकम जनवरी 15 को खरीदा था तो यकम जनवरी 16 तक कितना अरसा गुजर गया, 1 साल। हमेशा कंपेयर करना है ओरिजिनल लाइफ से। ठीक है, तो एसेट जब हमने खरीदा था, किस दिन खरीदा था, यकम जनवरी 15 को, उस वक्त कितनी लाइफ थी इसकी, 20 साल। 20 साल, यकम जनवरी 16 को रीवैल्यू हुआ, कितना अरसा गुजर गया, 1 साल। तो 20 में से 1 साल गुजर गया तो रिमेनिंग 19, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी है जी, 19। तो ये अब लिख लिया, बेशक उसके बाद ये मिटा दो आप कि जी ये डेट मिट नहीं रहा, वैसे सभी मिट गया। चलो अब डेट लिख लो, बेशक जी मैं दोबारा नहीं सह 12 बता दूंगा, फिलहाल ये लिख लूं। 31 नंबर 16 पर डेप्रिसिएशन निकालनी है हमने 120/19, कितने दोबारा जी, 19। रिमेनिंग लाइफ किस दिन खड़े होकर निकालनी है, रीवैल्यूएशन के दिन। ओरिजिनल लाइफ कितनी थी, 20। 1 साल गुजर चुका है यकम जनवरी 16 तक, तो 20 में से 1 माइनस करें तो कितना आ गया, 19। तो हमने रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करना है। ठीक है जी, कितना आता है, 6.3, बस 3 काफी है, 6.3। और बुक वैल्यू कितनी आ गई 31 नंबर 16 पर, 113.7। जी बेटा, बेटा एंड पे नहीं करते ना आप, 1 साल ही एसेट की जिंदगी से निकाल रहे हो।
जिस दिन एसेट रीवैल्यू हुआ है, अब उस दिन से ऑनवर्ड उसने डेप्रिशिएट होना है, सिर्फ उसकी कैलकुलेशन ईयर एंड पे खड़े होकर करते। कभी भी ये कंफ्यूजन ज़हन में नहीं लाना। अगर आए तो जैसे मैंने डेट मिटा दी थी ना, वैसे मिटाकर सवाल करो। डेप्रिसिएशन निकालते हुए डेट लिखो ही मत। क्यों? क्योंकि देखो ना, आप यहाँ पे खड़े हो, यकम जनवरी 15 पे ये एसेट खरीदा था, तो आप जब 31/15 पे इसको डेप्रिशिएट करते हो तो यहाँ पे 100/19 क्यों नहीं करते? साल तो गुजर नहीं गया। कैसी बात कर रहे हैं आप? पूरा साल डेप्रिशिएट करना नहीं है उसको। शुरू किस दिन हुआ? ये मसला आता है, हर बच्चे को आता है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनो ये बात, ठीक है ना। हमने एसेट को यकम जनवरी 15 को खरीदा है ना, तो यकम जनवरी 15 से इस्तेमाल होते 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 31/15 तक पहुंचा है। हम उसकी कैलकुलेशन किस दिन कर रहे हैं? 31/15 पे खड़े होकर, ठीक है ना। तो वो इस दिन से ही ऑनवर्ड डेप्रिशिएट करना है, तो कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे डेप्रिशिएट किया। ऐसे ही एक साल गुजर गया, समझ आ रही है थर्ड स्टूडेंट जी? अच्छा, उसके बाद ये एक साल गुजर चुका है, डेप्रिशिएट हो चुका, बुक वैल्यू आ गई, कंपेयर किया, रिवैल्यूड अमाउंट आ गई। अब यकम जनवरी 16 पर इसकी जिंदगी का एक साल गुजर चुका है और 19 बाकी है। अब इस 120 को यकम जनवरी 16 से डेप्रिशिएट करना शुरू करना है, बस उसकी कैलकुलेशन 31/16 पे कर रहे हैं। बात समझे हैं? तो रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकाली हमने? इसलिए मैंने कहा डेट मिटा दो, कंफ्यूज ना करे। तो हमने किस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकाली? यकम जनवरी 16 पे। कितनी लाइफ आई? 19। हाँ, अब उस 120 को डेप्रिशिएट करना शुरू करेंगे यकम जनवरी 16 से और लेकर आएंगे 31/16 तक, और कैलकुलेशन उस दिन कर रहे हैं, तो 120/19, ठीक है। ये करते हैं हम कैलकुलेशन साल के। तो ये डेट बाद में लिखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी, एक आध दिन ऐसे कर लो, फिर डेट लिखोगे भी तो मसला नहीं होगा। याद सिर्फ ये बात रखनी जो पहले ही बता दी कि रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालनी है? डेट ऑफ, जैसे रिमेनिंग लाइफ निकाली थी चेंज इन एस्टीमेट के दिन खड़े होकर, बिल्कुल वैसे ही रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालनी है? ये तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, आप 31/16 में खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे, फिर तो 18 निकाल रहे हैं, फिर एक साल गायब ही कर दिया आपने। तो गायब नहीं करना। अगर कंफ्यूजन हो तो पहले साल को देख लो, उधर भी तो ऐसे ही किया था, ठीक है जी। तो 31/16 पर बुक वैल्यू कितनी आ गई? 113.7। क्लियर? अब एक मसला है, असल मसला वही है, असल एंट्री तो अब आ गई। प्रूडेंस ने क्या कहा कि 25 का गेन प्रॉफिट एंड लॉस में मत लेके जाओ। हमने आमन्ना व सद्दकना मान ली, उसकी बात मान ली। बात प्रॉफिट एंड लॉस में 25 का गेन रिकॉर्ड नहीं किया, इनकम रिकॉर्ड नहीं की, चलो ठीक हो गया। अब अगर आप गौर फरमाएं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना नजर आ रहा है आपको? 6.3। अगर एसेट को रीवैल्यू ना करते, बड़े गौर से, सब बच्चे तवज्जो से, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल पड़ी है। अगर एसेट रीवैल्यू ना होता तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आता? 5। रीवैल्यू हुआ एसेट अपवर्ड, तो डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करनी पड़ी? 6.3। एडिशनल डेप्रिसिएशन पड़ गई कितनी? हम प्रूडेंस के गले पड़ गए जाके। हमने उससे कहा देखो प्रूडेंस, आपने कहा था 25 का गेन प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर मत जाओ, हम लेकर नहीं गए, लेकिन इस ना लेकर जाने की वजह से हम पे 1.3 का एक एक्सपेंस तो एडिशनल पड़ गया। अगर आप हमें वो गेन नहीं लेकर जाने दे रहे थे तो फिर ये 1.3 का एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी हम पे नहीं पड़ना चाहिए। ये बात समझे हो? एक कहानी समझ आई? मैं उर्दू में लिखवाऊंगा ये एंट्री उर्दू में लिखवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। लेकिन फिर बात सुनो, स्टूडेंट्स ने कहा 25 का गेन प्रॉफिट लॉस में लेकर नहीं जाना, हमने कहा ठीक है, लेकिन फिर एसेट तो बढ़ गया, अपवर्ड रीवैल्यू हो 120 से पहुंच गया। जब डेप्रिसिएशन चार्ज की तो वो कितनी आई? 6.3। अगर ये रीवैल्यू ना करते तो कितनी होती? 5। अब रीवैल्यूएशन अपवर्ड हुई, उस वजह से डेप्रिसिएशन 1.3 से हमें एक्स्ट्रा चार्ज करनी पड़ गई, जबकि इस रीवैल्यूएशन पर जो गेन आया था वो प्रूडेंस ने हमें लेने नहीं दिया था प्रॉफिट एंड लॉस में। तो फिर हमारी उससे क्या हो गई? लड़ाई। हमें एतराज है किस पे? 1.3 की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन पे, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इस डेप्रिसिएशन को मत छेड़। उसकी वजह यह है कि 120 का एसेट डेप्रिशिएट करें तो वो 6.3 ही डेप्रिशिएट होता है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस में इसको मत छेड़ें। लेकिन ये जो 1.3 की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन का असर है ना, ये रिटेन्ड अर्निंग्स में जाके आप अपना असर निकाल लें। वो कैसे निकालेंगे? वो ऐसे निकालेंगे, बताता हूं। ओहो ओहो ओहो, 6.3 की तो एंट्री करा दो पहले, अल्लाह के बंदो, ये एंट्री तो करा दो। पता नहीं बात मुश्किल बात है एंट्री 6.3 की एंट्री। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6.3 से, ये डेप्रिसिएशन ऑफ 2016 रिकॉर्डेड, ठीक है ना। अच्छा, अब यही तो मसला हुआ है, ठीक है। मसला क्या हुआ है जी? मसला ये हुआ है, सुनो पहले, फिर लिखवाता भी हूं, पहले सुनो। अपवर्ड रीवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 6.3 से बढ़ गया। बढ़ गया नहीं? बढ़ गया नहीं, सॉरी, 1.3 से बढ़ गया। 5 तो वैसे ही होना था। फिर सुनो, लिखवाता बाद में, पहले से सुनो। अपवर्ड रीवैल्यूएशन की वजह से, यार ये घड़ी रुकी हुई तो नहीं है? नहीं, सही है, शुक्र है। मुझे ऐसा लगा जैसे ये सवाल नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। अपवर्ड रीवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1.3 से बढ़ गया। बढ़ गया नहीं? बढ़ गया। कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट पे क्या असर डाल रहा है? एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाता है, तो हमें जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज
करनी पड़ गई, उस वजह से हमारा प्रॉफिट 1.3 से कम हो गया। अब ये जो प्रॉफिट कम हुआ है, इसका असर रिटेन्ड अर्निंग्स पे क्या पड़ा होगा? मैंने आपको बताया रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब प्रॉफिट्स ही है। रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट्स। प्रॉफिट बढ़ा लो, रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ जाएंगे। प्रॉफिट्स कम कर लो, रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो जाएंगी। डायरेक्ट रिलेशन है ना, मतलब डायरेक्ट रिलेशन क्या, एक ही चीज है, एक ही चीज है। रिटेन्ड अर्निंग मींस प्रॉफिट्स, और ठीक है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं असल में सिर्फ इसलिए लेके जा रहा हूं कि मैंने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेप्रिसिएशन है ना, कुछ सोने मारना है। मैं जमाई ली, इतनी अहम बात चल रही है, तुम्हें जमाई आ रही है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं बात समझा रहा था जी। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेप्रिसिएशन 6.3 ही पड़ी रहने देना, ठीक है ना। लेकिन हमें इस एडिशनल 1.3 पे एतराज जरूर है। उस एतराज को दूर करने के लिए फिर हम एक एंट्री पास करेंगे। हम 1.3 से, चूंकि रिटेन्ड अर्निंग्स एक्स्ट्रा डेप्शन की वजह से कम हो गई हैं, क्यों एक्स्ट्रा डेप्शन की वजह से प्रॉफिट 1.3 से कम हुआ, रिटेन्ड अर्निंग्स भी कम हुई, तो अब हम इस एतराज को दूर करने के लिए रिटेन्ड अर्निंग्स को जाके बढ़ा लेंगे और कम करेंगे उस अकाउंट को जिसे गेन आने पर बढ़ाया था। गेन आने पे किसको बढ़ाया? गेन आने पे किसको बढ़ाया? गेन आने पे किसको बढ़ाया? प्रॉफिट एंड लॉस को तो नहीं बढ़ाया, रिवैल्यूएशन सरप्लस को बढ़ाया। तो इसको क्या कर लेंगे? कम कर लेंगे। तो ये देखो, ये मैंने आपके लिए लिख रखा है, ये अभी आपने लिखना है, लेकिन मैं लिखवाऊंगा फिर लिखना है। लिखो, ये ऐसे करके स्टार लगाओ, स्टार लगाओ, स्टार लगाओ। डेप्रिसिएशन की एंट्री के बाद एक एंट्री और करने लगे, उसके ऊपर स्टार लगाओ और स्टार यहां पे लेके आओ, उर्दू के अंदर ये एंट्री बनाओ। सारा मत पढ़ें, क्यों पढ़ रहे हैं? आपके लिए लिखा हुआ है, मैं साथ साथ लिखवाता हूं, स्टेप बाय स्टेप लिखें, बोर्ड पे मत देखें, रजिस्टर पे लिखें, सब लिखें। पॉइंट 1, ओ इधर एंट्री करनी है अल्लाह के बंदे। अच्छा, पहले एंट्री कर लिया तुमने जी, लाइक भी हो सकता है। और अपवर्ड लिखें, पॉइंट 1, अपवर्ड रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुई है ना, इंशाल्लाह थोड़ी देर में डाउनवर्ड भी होगी, लेकिन उसका उसूल मैंने मंडे को लिखवाना है ताकि मिक्सअप ना हो चीजें, ठीक है ना। अच्छा लिखो, अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 1.3 से बढ़ गया। अपवर्ड ऐसे ऐसे लिख लो, अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 1.3 से बढ़ गया, जिस वजह से प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो गए। ये बात मानते हो? उसी अमाउंट से ही कम हुए ना 1.3 से जी। अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 1.3 से बढ़ गया, जिस वजह से प्रॉफिट्स और रिटेन्ड अर्निंग्स 1.3 से कम हो गए। 1.3 अब मैंने यहां पे कहां पे लिखूं, जिसकी वजह से, बस ठीक है समझ गया आप, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स और रिटेन्ड अर्निंग्स 1.3 से कम हो गए। अभी तो देखो, ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो गए, इस पे हमें क्या है? एतराज। क्या है हमें? इधर देखो सारे, क्या है हमें एतराज किस पे है? क्यों क्यों? क्योंकि हमें उसने गेन रिकॉर्ड नहीं करने दिया था इधर रिटेन्ड अर्निंग्स में आने। वो रिटेन्ड अर्निंग में हमने 25 हमने रिटेन्ड अर्निंग में डाला, 25 तो हमने उससे अलग थलग रिवेल सरप्लस में रखा हुआ है, तो उसने हमें 25 का गेन इधर नहीं लाने दिया था, लेकिन इस गेन के आने की वजह से 1.3 की डेप्शन उसने यहीं पे चार्ज की हुई है, ठीक है ना। तो हम फिर क्या कह रहे हैं, फिर सुनो, अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से, अब लिख लिया, आप सिर्फ सुनो, अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्शन एक्सपेंस 1.3 से बढ़ गया, जिस वजह से प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग 1.3 से कम हो गए। इस बात में क्या है? एतराज। अब अगर एतराज दूर करना है तो रिटेन्ड अर्निंग्स, एतराज किस पे है? रिटेन्ड अर्निंग्स के कम होने पे। एतराज किस पे है? रिटेन्ड अर्निंग्स के कम होने पे। तो एतराज दूर करने के लिए क्या करो? रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ा लो, एतराज दूर हो जाएगा। तो रिटेन्ड, तो अब हम लिखो, तो अब जरूर लिखना, तो अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ा लेंगे। तो अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को, तो अब हम रिटेन, मत पढ़ो आगे, मत पढ़ो आगे मत पढ़ो। तो अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ा लेंगे। अब जरा देखो, रिटेन्ड अर्निंग्स की नेचर क्रेडिट नेचर की चीज है, तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यूं लिखो, तो अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ा लेंगे, यानी क्रेडिट कर लेंगे, यानी सीआर कर लेंगे। क्रेडिट बुरा, टाइम बचेगा, क्रेडिट बुरा लिखना। तो अब हम देखो ना, फिर सुनो, रिटेन्ड अर्निंग्स के कम होने पर एतराज है ना, एतराज को दूर करना तो क्या करो? बढ़ाओ। अब रिटेन्ड अर्निंग्स की नेचर क्या है? क्रेडिट नेचर की चीज को बढ़ाना हो तो क्या करते हैं? तो वही कर रहा हूं। तो अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ा लेंगे, यानी क्रेडिट कर लेंगे, लिख लिया यहां तक। और कम कर लेंगे उस अकाउंट को, और कम कर लेंगे उस अकाउंट को जिसे गेन आने पर बढ़ाया था, और कम कर लेंगे उस अकाउंट को जिसे गेन आने पर बढ़ाया था। मेरी बात सुनो इधर, अगर गेन आने पे प्रॉफिट एंड लॉस को बढ़ाया था तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस को कम करते हैं ना, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। ये इंशाल्लाह बात मंडे को काम देगी, जो मैंने थोड़ी सी बात की। बहरहाल फिलहाल तो क्या कह रहा हूं, तो अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ा लेंगे, यानी क्रेडिट करेंगे, और कम कर लेंगे उस अकाउंट को जिसे गेन आने पर बढ़ाया था, यानी रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट कर लेंगे। क्यों? ये देखो, रीवैल्यूएशन सरप्लस की नेचर क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट नेचर की चीज को कम करना हो तो क्या करते हैं? डेबिट।
तो अब हम रिटेन अर्निंग्स को बढ़ा लेंगे यानी क्रेडिट, और कम कर लेंगे उस अकाउंट को जिसे गेन आने पर बढ़ाया था यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस को। और ये सरप्लस नेचर क्या है? क्रेडिट है, तो उसको कम करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। तो ये देखो एंट्री बन गई ना, ये देखो रिटेन अर्निंग्स को क्रेडिट करो और रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करो, ये हमारी एंट्री है। ठीक है, एंट्री क्या बनी जी? रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट डेबिट और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट 1.3 से। लो भाई, अब रिटेन अर्निंग्स बढ़ गई। अच्छा, इसकी नरेशन में लिख रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, मेंटल वाली डेप्रिसिएशन। हमें जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है ना, उस पर एतराज है। 6.3 में से 5 पे कोई एतराज नहीं है, वो तो वैसे ही होनी थी। मसला में किससे है? वो इंक्रीमेंटल 1.3 से। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन टू रिटेन अर्निंग्स। ठीक हो गया जी, ये नरेशन है। कुछ लोग यूं भी कहते हैं कि एक साल एसेट इस्तेमाल हो गया ना, तो समझो इतना प्रॉफिट रियलाइज हो गया। बहरहाल ये बात फिलहाल ना सोचो, मुझे लगता है शायद आपको समझना है ये तो छेड़ने के लिए बात की। ये बात समझ आ रही है ना? ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन टू रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, लो जी, ये एक एंट्री ने तो निकाल दिए हैं जी बच्चों। अगली बात भी सुन लो, ये 1.3 ना हमने कभी ऐसे नहीं निकालना 5 को कंपेयर कर रहे हो 6.3 से। वैसे तो ये सही है तरीका, लेकिन ये कुछ सवालों में जाकर फेल भी हो जाता है। वो फेल हो जाता है। लो जा ऐसे पढ़ा लो आगे जी। अभी मैं स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से भी रिवैल्यूएशन करवाऊंगा। फिलहाल स्ट्रेट लाइन जो चल रहा है, जो मैंने कहा था जो चल रहा है, सिर्फ उसको सोचें फिलहाल। ठीक है ना? अच्छा जी सुने, मैं ये बताने लगा था आपको कि आपने रिवैल्यूएशन कभी ना होती, वो वाली कॉस्ट, वो वाली डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन के बाद वाली डेप्रिसिएशन को कंपेयर ऐसे नहीं करना 1.3 निकालने के लिए, बल्कि आपने इसका एक आसान तरीका रखना है जो एरर फ्री है, शॉर्टकट है और कभी गलत नहीं होगा इंशाल्लाह। उसमें क्या है, आपने जो एसेट के साथ हशर किया है ना, वैसा ही नशर आपने सरप्लस के साथ करना है। क्या मतलब? अगर एसेट को आपने 19 से डिवाइड किया है तो सरप्लस को भी 19 से डिवाइड कर दो। अगर एसेट को आप 10 से डिवाइड कर रहे होते, वो सोच के करते हैं, तो सरप्लस को भी आंखें बंद करके, ये देखो 120 एसेट था, उसको डिवाइड किसे किया? 19 से। 25 सरप्लस है, उसको भी डिवाइड कर दो 19 से। आंसर निकालो जरा कैलकुलेटर पे, वही 1.3 आया कि नहीं आया? ठीक है ना? ये तरीका होगा हमारा। हमने वैसे कभी नहीं सोचना जैसे आप जबानी सोच रहे थे। ठीक है, हमने बस याद रखना है हशर और नशर। हशर को एसेट के साथ कुछ हशर जो करना है उसको सोचेंगे। कैसे सोचा था? रिवैल्यूड अमाउंट ढूंढी, पकड़ के लाए, फिर उसको कहा रिमेनिंग लाइफ निकालनी है, रिवन के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकाली, रिवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड किया। ये कितना मुश्किल से काम किया, लेकिन बस एक बार ये करने के बाद सरप्लस के साथ आंखें बंद करके वही काम कर दें। ठीक है, सही है ना? तो ये 1.3 हमने हमेशा इस तरह से जी। तो आंसर क्या आ गया? 23.7। हाँ भाई, ये एंट्री भी करवा दें। अब आखिरी एंट्री क्या है? रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट हो गया डेबिट, और दिमागों में रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर फिलहाल रिक्वायर्ड नहीं है। आपको एक मजे की बात बताऊं, तो सॉरी, ये 31 नंबर पे आपका एक टॉपिक है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये इक्विटी है, इक्विटी, इसके अंदर आइटम्स हैं काफी सारे। शेयर कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, रिवेन्यू सरप्लस है, इसी में शेयर प्रीमियम आएगा, जनरल रिजर्व आएगा, फेयर वैल्यू रिजर्व, वो और भी बहुत सारी चीजें हैं। कुछ FAR 1 में, कुछ FAR 2 में आएंगी, बहुत सारी आइटम्स आती हैं इसमें। ठीक है ना? जो आपके सिलेबस के अंदर है, ये डिफरेंट आइटम्स को एक स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना, ये हमारे सिलेबस में है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक कंपोनेंट होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो इंशाल्लाह वो बनाना सीखेंगे। कुछ 40वें 50वें लेक्चर के आसपास जब हम होंगे ना, तो ये टॉपिक हमारा चल रहा होगा। उस वक्त रिटेन्ड अर्निंग का लेजर भी बनाना आपको आ जाएगा, और स्टेटमेंट के अंदर भी आप इन चीजों को देखा करेंगे, बड़ी तफसील से देखेंगे। फिलहाल रिटेन्ड अर्निंग का लेजर में नहीं बना रहा इस वक्त, मेरे ये रेलेवेंट मेरे लिए बात नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग्स की एंट्री बस दिमाग में आपने कर ली। ओके, तो सही है ना? क्योंकि मुझे नहीं पता सवाल में ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है, फॉर द ईयर प्रॉफिट कितना आया, फिर ये वहां पर क्रेडिट करके तो क्लोजिंग निकालने लग जाऊं। वो तो सारे डाटा होगा तो काम करेंगे ना। ये पूरा डाटा अवेलेबल नहीं है भाई। इस सवाल में सिर्फ एसेट से रिलेटेड डाटा गिवन है, रिटेन्ड अर्निंग्स को ओपनिंग गिवन नहीं है, फॉर द ईयर जितने प्रॉफिट्स कमाए वो गिवन नहीं है, कोई डिविडेंड है माइनस करना है वो गिवन नहीं है। तो कैसे बनाए? बन ही नहीं सकता। जैसे कैश का लेजर नहीं बन सकता था, एंट्री दिमाग में करते थे, बिल्कुल वैसे ही। ओके, फिलहाल तो एंट्री क्या बनी जी? रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। ठीक हो गया जी? चलो जी, सवाल खत्म, सवाल खत्म। क्लोजिंग्स निकालो भाई, क्लोजिंग वाले भाई, क्लोजिंग वाले भाई। 1 मिनट जी, अभी नहीं सर, 31 दिसंबर, 20 मिनट अंगी दिया करो, बात पूरी होने दिया करो। क्लोजिंग बैलेंस कितना? क्या? व्हाट? ये कासम वाला सवाल याद है? मैं याद करा रहा हूं। 90 रुपए का एसेट था, 3 साल की लाइफ थी। हर साल एसेट की कॉस्ट नजर आती थी, एसेट अकाउंट कॉस्ट से बन रहा था। तो 90 90 90 90 90 90 एसेट
अगर कॉस्ट मॉडल पे ही होता तो हर साल क्या शो करता 100 2 साल में तो 100 इधर भी 100 ही आता, लेकिन चूंकि हमने मॉडल बदला और एसेट को उठाकर ले गए फेयर वैल्यू पे यानी रीवैल्यूड अमाउंट पे, तो ये एसेट का अकाउंट आज बुक वैल्यू नहीं, कॉस्ट नहीं, रीवैल्यूड अमाउंट में फेयर वैल्यू जरा शॉर्ट है ये लिख दूं, फेयर वैल्यू शो कर रहा है इधर देखो 120 एसेट की रीवैल्यूड अमाउंट थी यानी फेयर वैल्यू थी, तो ये एसेट अकाउंट अब फेयर वैल्यू शो करने लग गया, ये मॉडल बदला है। अगर हम रीवैल्यूड मॉडल पे ना आते तो एसेट हर साल क्या शो किया करता था कॉस्ट, रीवैल्यूड मॉडल पे चले गए तो अब एसेट अकाउंट क्या शो करने लग गया एसेट की रीवैल्यूड अमाउंट, ठीक है। जब तक कोई नई रीवैल्यूएशन नहीं हो जाएगी एसेट अकाउंट के अंदर 120 ही आता रहेगा, और अगर कोई नई रीवैल्यूएशन हो गई तो फिर वो नई वाली रीवैल्यूएशन वहां पे नजर आने लग जाएगी, वो जब आएगी तब देखेंगे, ठीक है ना। वैसे आपके घर में आएगी, क्योंकि आज जो मैंने सवाल करवाया उधर उसमें लेजर मैंने नहीं बनाया, वो आपको होमवर्क में दिए हैं उन सवालों के लेजर, इसका भी और जितने भी सवाल आपने करने हैं। ओके चलो भाई एक बार फिर रिवाइज करते हैं आप सारा जल्दी से। ओहो सॉरी क्लोजिंग तो बताया नहीं आपने, क्लोजिंग तो बता दें, इसका क्लोजिंग बताएं जी। 31 दिसंबर 16 पर एक्यूमुलेशन का क्लोजिंग बताएं जी। जीरो वाले डेप्रिसिएशन की एंट्री यहाँ पोस्ट नहीं की मुझे लगता है हमने, हाँ जी एक एंट्री पोस्ट करना भूल गए थे जी, देखें भूल गया था जी, मैं भूल गया था जान के नहीं किया जी। डेप्रिसिएशन की एंट्री भाई लेजर में पोस्ट नहीं कराई थी आपने, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6.3 से, और ये 6.3 क्लोजिंग में आना था, इससे मुझे याद आ गया, अच्छा एंट्री नहीं हुई, क्यों 5 की डेप्रिसिएशन जो थी वो तो पहले दिन ट्रांसफर होकर निल हो गई थी, तो फिर इस अकाउंट में सिर्फ एक साल की डेप्रिसिएशन होनी थी 6.3, ठीक है। उसके बाद जी 31 दिसंबर 16 पर रीवैल्यूएशन सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 23.7। अब ये चीजें ना आपकी वर्किंग से मैच भी होनी चाहिए। 31 दिसंबर 16 पर रीवैल्यूएशन सरप्लस का क्लोजिंग कितना आ रहा है 23.7, वर्किंग में भी क्लोजिंग कितना आ रहा है 31 दिसंबर 16 पे 23.7, मैच कर गया। ओ एसेट 120 पे नजर आ रहा है और यहाँ पे एसेट 113 पे नजर आ रहा है, ये क्या कच्चर है, हमारी ये वर्किंग बुक वैल्यू शो करती है, जबकि एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे नहीं बन रहा है क्योंकि एक्यूमुलेशन अलग पड़ी है। तो अगर आपने उस एसेट वाली फिगर को भी कंपेयर करना है तो एसेट अकाउंट से 120 की फेयर वैल्यू यानी रिवैल्यूड अमाउंट को कंपेयर करें, और कंपेयर करने के लिए पहले माइनस करें 6.3 से, यानी कि बुक वैल्यू निकालें, रिवैल्यूड अमाउंट माइनस एक्यूमुलेशन कितना बनता है 113.7 बनता है। अब जाके देख लो 113.7 भी मैच, यानी आपका सवाल बिल्कुल सही हो गया। चलिए अब एक बार ना जरा सारा दोबारा सुने, जरा जल्दी से, पिक्चर बाद में पहले दोबारा सुन लें जी। और क्लोज अप फोटोग्राफर एसेट जिस दिन रीवैल्यू होगा वर्किंग में एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे, सरप्लस या लॉस जो भी होगा वो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक हो गया। जनरल एंट्री में पहले ट्रांसफर की एंट्री करेंगे फिर सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग की, डन। उसके बाद ये रेंड आएगा, डेप्रिसिएशन करेंगे और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की ट्रांसफर भी करेंगे, दोनों फिगर्स हशर नशर से निकल आएंगी। डेप्रिसिएशन की एंट्री तो सिंपल है, ट्रांसफर की एंट्री हमने सीखी कैसे, हमने कहा अपवर्ड इवेंट की वजह से एसेट डेप्रिसिएशन 1.3 से बढ़ गई, जिस वजह से प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो गए, जिससे हमें क्या है ऐतराज, ऐतराज को दूर करना है तो जो चीज कम है ऐसे बढ़ा लो, ऐतराज दूर हो जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग्स को क्या करेंगे हम बढ़ाएंगे यानी क्रेडिट करेंगे, और कम करेंगे उस अकाउंट को जिसे गेन आने पर बढ़ाया था यानी रीवैल्यूएशन सरप्लस, एंट्री क्या बनी सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ठीक है जी। बस फिर रट्टा लगा लो यार, ये मैंने कहा है, इसमें मैंने समझाया कुछ नहीं, मैंने कहा 120 एसेट था उसको 19 से डिवाइड किया तो डेप्रिसिएशन आई, सरप्लस को 19 से डिवाइड करोगे तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आएगी, हशर नशर नहीं बोला। और सर ये जो सेंटर में 2 पॉइंट्स है ना, ये भी आपने, ये मुझे समझ नहीं आती जो डेप्रिसिएशन आपने रिकॉर्ड की यहाँ पे, लेकिन एसेट अकाउंट में भी तो रिकॉर्ड करते हैं पॉइंट, ये वाली डेप्रिसिएशन इससे ऊपर वाली जो आपने कहा है कम्युनिटी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है, कहाँ रिकॉर्ड करनी है, ये एक्यूमुलेशन नहीं है बेटा, ये रिकॉर्डिंग ऑफ रीवैल्यू सरप्लस, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप है, वो सेकंड स्टेप है भाई इनमें से कौन सी एंट्री नहीं समझ आई। सर आपका फर्स्ट स्टेप ये था ना कि इसमें क्या कहते हैं यहाँ पे लाइन छोड़ के नीचे आपने रीवैल्यूड अमाउंट लिखनी है वर्किंग में, हाँ जी नंबर 2 स्टेप क्या था आपका, कोई नहीं, वहीं पे एक वहां पे गेन लॉस निकल आता है, वर्किंग के अंदर वो 2 स्टेप्स थे, यहाँ पे एंट्रीज 2 करती हैं, जिस दिन रीवैल्यूएशन होती है उस दिन रीवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज होती हैं, पहली एंट्री ट्रांसफर की, दूसरी सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग की, ट्रांसफर की एंट्री ये पड़ी है, उसके बाद गेन रिकॉर्ड करने की एंट्री पड़ी जी। अच्छा जी दूर हो गया हूं तुम लोगों की नजरों से मैं, जाओ खींचो तस्वीरें, जाओ जाओ खींचो तस्वीरें, जाओ। सरप्राइज कर दिया, क्या कह रहे हैं, समराइज कर दूं, जो मैं सरप्राइज ना कर दूं तुम्हें, जो भाई एंट्रीज की है ना इन्हें लेजर में पोस्ट करोगे तो लेजर्स बन जाएंगे,
सरप्राइज जी भाई, जिनको नहीं समझ आ रही उनको नहीं आ रही, खैर है, मैं समझ आ गई तो सुबह करो थोड़ा। जो चीज समझाने वाली नहीं है वो नहीं समझा रहा, मैं उसे कहा सरप्राइज कर दिया उसको जी। रीजन है ऐतराज, दूर करना था, कर दिया। एसी उत्ते करा दो पायन। बेटा हाथ से ऊपर कर देंगे। अच्छा जी, सुने भाई, कोई सवाल है तो पूछें। मेरे लो जवाब दिया अगर सवाल है तो। इधर देखो जी, अगला सवाल, आज का ताजा सवाल, आज की ताजा खबर। ओ आधा घंटा पड़ा यार पिछली। भाई साहब बात सुने प्लीज। मिस्टर उमर परचेज द बिल्डिंग कॉस्टिंग 500 मिलियन ऑन यकम जनवरी 15 हैविंग लाइफ ऑफ 10 साल। जिस बात का मशवरा मांगा जाए सिर्फ उसी में दिया करें। बिल्डिंग को मैं काट के आज फिर एसिड ही लिख रहा हूं ताकि जरा एसिड के नाम से एंट्रीज याद हो जाएं, फिर सवाल की स्पेसिफिक एसिड लिख लिया करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, इधर देखें आप, यकम जनवरी 15 को ये एसिड खरीदा 500 का, लाइफ है इसकी 10 साल। पहली रिवेलेशन हो रही है यकम जनवरी 16 पर, यानी 31 दिसंबर 16 तक ये सवाल बिल्कुल सेम है जो मैंने अभी सवाल करवाया। तो 5 मिनट में यहां तक पहुंचेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह 15 मिनट के अंदर अगला सवाल नया वाला करेंगे और उसके बाद 10 मिनट पहले छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। ओके, आज 10 मिनट पहले छुट्टी होगी जी। तो उमर ने एसिड खरीदा, वर्किंग सबसे पहले करेंगे यकम जनवरी 2015 पर। कितनी कॉस्ट है भाई, जो मुझे बोलता हुआ नजर आएगा वो क्लास से बाहर भेज दूंगा आपने। एनफ, ओके। अच्छा जी, 500 का एसिड खरीदा हमने, ओके। 31 दिसंबर 15 पर इसको डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से करेंगे, सवाल खामोश है। तो 500 डिवाइड बाय 10, 50 की डेप्रिसिएशन आ गई। डेप्रिसिएशन की एंट्री बोलिए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और बुक वैल्यू आ गई 450। पहला साल एंड हुआ, पहले साल की एंट्रीज पोस्ट करते हैं जी। यकम जनवरी 2015 एसिड डेबिट, कैश क्रेडिट 500 से। पाउच उठाओ, इसमें ब्लैक मार्कर निकालो जितने भी हैं, कोई तो चलेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट 50 रुपए की डेप्रिसिएशन की एंट्री है, बोले जी। 31 दिसंबर 15 पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 50 रुपए, 450 बेटा बुक वैल्यू, ठीक है जी। तो ये आपको मिक्स हो गया होगा, ऐसे ही है ना जी। रिपीट है सारा कुछ, यहां तक कोई मसला? लेजर आपने बनाने हैं घर पे, ओके। वाली एंट्री आपने 50 उसकी वो यूजफुल लाइफ निकालनी, फाइनल डिवाइड 10 बेटा 500 उसकी कॉस्ट है, 10 उसकी यूजफुल लाइफ है, डिवाइड करेंगे तो 50 रुपए की डेप्रिसिएशन आएगी, ठीक है। कॉस्ट माइनस रेजल्ट वैल्यू ओवर लाइफ जी। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 50 से, साल खत्म, लेजर्स बन जाएंगे, कोई मसला नहीं। अगला साल शुरू होता है और अगले साल के पहले ही दिन एसिड क्या हो रहा है, 100% सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा, ठीक है। तो यकम जनवरी 16 पर 900 पे ले जाना है इस एसिड को, तो क्या करेंगे वर्किंग में एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे। यकम जनवरी 16 पर एक लाइन खाली छोड़ के आपने लिखा रीवैल्यूड अमाउंट, ये वाला, ठीक है जी। और रीवैल्यूड अमाउंट कितनी आई है सवाल में, आपका एसिड 450 से बढ़ गया, ये 450 की खुशियां हैं, सरप्लस है, ये वर्किंग में आपने किया। रिपीट टेलीकास्ट चल रही है। घर पे जाके सवाल जो करने हैं वो कल वाले 2 तो हैं ही, आज 3 सवाल मजीद हैं, लेकिन सब के सब सेम है, ठीक है ना जी। अच्छा, और परसों जो हम सवाल करेंगे उसमें 3 रिवैल्यूएशन होंगी, शुरू फिर भी यहीं से होगा। तो इतनी को बात प्रैक्टिस करनी है कि आपको ख्वाब में से गहरी नींद में से उठा के पूछे ना, फिर ट्रांसफर की एंट्री बोलो तो आप फौरन सही बोलो, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह जी। तो क्या करेंगे जी, नहीं, वर्किंग में क्या करेंगे, एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे और सरप्लस लॉस निकाल लेंगे। वर्किंग में जो करना था वो हो गया। रीवैल्यूएशन के दिन, अभी साल का एंड बाद में करेंगे, रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में ये करना था। अब रीवैल्यूएशन के दिन
एंट्रीज में क्या करना है? दो काम। पहला ट्रांसफर, दूसरा सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग। ट्रांसफर की एंट्री में भूल गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट। तो 31 दिसंबर 16 के साल की एंट्रीज है, रीवैल्यूएशन का दिन है, सबसे पहली एंट्री रीवैल्यूएशन के दिन हो रही है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। अगर देखो लेजर नहीं है आज मेरे पास, ठीक है, लेजर नहीं है, तो अपनी एंट्रीज को देखेंगे और 50 से एक बार ये कमर्शियल का अकाउंट क्रेडिट हुआ था जिंदगी में, तो कितना अक्यूमुलेट हुआ पड़ा बैलेंस? 50। तो इसको ट्रांसफर कर दो डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट एसेट अकाउंट, इकट्ठे करते जाओ। अच्छा जी, अब पहला काम हो गया। अब दूसरा काम करना है सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग। सवाल में सरप्लस है या लॉस है? तो अगली रिविजन पे आना है जो आपने 10 मिनट वाली, ठीक है। तो फिर सरप्लस आ गया, कितना सरप्लस है? 450। एसिड बढ़ रहा है कम हो रहा है? एसिड बढ़ रहा है कम हो रहा है? एसिड 450 से 900 पे पहुंच गया बेटा, एसिड बढ़ा है। 450 से एसिड बढ़ गया, बाद में उठा लेना, छोड़ दो। इधर देखो, एसिड का बढ़ना, बोलो, एसिड का बढ़ना डेबिट, तो एसिड अकाउंट हो गया डेबिट। और प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, क्योंकि अनरियलाइज्ड गेन है, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट क्रेडिट 450 से। ये लाइन आपने नहीं छोड़नी, मैंने छोड़ी, कंपैरिजन में दूसरी एंट्री आनी है ना, ताकि आमने सामने हो, ठीक है। यहां तक को मसला, पिछला सवाल ही चल रहा है, रिपीट टेलीकास्ट, ठीक है। ईयर एंड आया 31 दिसंबर 2016 पर, एसेट को क्या करना है हमने? डेप्रिशिएट करने के लिए क्या यूज करोगे? रीवैल्यूड, बुक वैल्यू नहीं बेटा, रीवैल्यूड अमाउंट, और उसे डिवाइड करोगे रिमेनिंग लाइफ, और रिमेनिंग लाइफ निकालोगे 31 दिसंबर 16 पे खड़े होकर। इसलिए इसको मिटा देना बेहतर है, ताकि ये रिस्क अराइज ही ना हो। चलो, तो डेप्रिसिएशन करनी है जी, 900 को डेप्रिशिएट करना है। अब चेक करते हैं, लाइफ निकालनी है 1 जनवरी 16 पे खड़े होकर। एसेट खरीदा था 1 जनवरी 15 पे, तब उसकी लाइफ थी 10 साल। 1 जनवरी 16 तक 1 साल गुजर गया, तो 10 में से 1 गया, तो रिमेनिंग 9, तो 900 बटा 9। हशर हशर हशर, साथ ही नशर, 450 बटा 9, 100। और अब खुद देख लो, सवाल सही जा रहा है। कैसे? पहले डेप्शन 50 थी ना, रिवर्स अपवर्ड हुई तो इसको डेप्शन 100 पे चली गई, तो इंक्रीमेंटल कितनी बनती है? 50। लेकिन हम ऐसे कभी भी नहीं सोचेंगे, बल्कि हमारा ये जुगाड़ हमें सही डेप्रिसिएशन इंक्रीमेंटल दिया करेगा, ठीक है। अब ये दो चीजें आ गई हैं, दो चीजें, पहली है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसकी एंट्री करनी पड़ेगी, दूसरा है रीवैल्यूएशन सरप्लस का, ये इंक्रीमेंटल डेप्शन की ट्रांसफर। इधर देखो, पहली एंट्री 31 दिसंबर 16 पर, पहली एंट्री बोलो भाई, बोलो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 100 से। उसके बाद 50 पे एतराज हो गया, क्या हुआ? पूरी कहानी दोबारा रिवाइज करें। अपवर्ड रीवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन 50 से बढ़ गई, डेप्रिसिएशन के बढ़ने की वजह से प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग्स 50 से कम हो गए, हमें इस पे क्या है? एतराज। अब 50 से रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ाओ। अब रिटेन्ड अर्निंग्स की नेचर क्या है? क्रेडिट, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट, तो रिटेन्ड अर्निंग्स क्या हो गई? क्रेडिट। और डेबिट करो उस अकाउंट को, कम करो उस अकाउंट को जिसे गेन आने पर बढ़ाया था, यानी रीवैल्यूएशन सरप्लस। इसको कम करना है तो क्रेडिट नेचर की चीज है, डेबिट कर दो। तो 31 दिसंबर 16 पर दूसरी एंट्री बढ़ गई, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन टू, ये वापस डाल दिए, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन टू रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है जी। नहीं हुए, जाओ दिखाओ जी, ठीक है। यहां तक कोई नया काम तो नहीं किया हमने। अब लिख लो यहां पे बेशक 31 दिसंबर 16, तो यहां तक तो पिछला सवाल ही चला था, यहां तक अकाउंट्स भी आप इंशाल्लाह बना लेंगे, क्योंकि यहां तक मैंने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, इससे आगे भी आपने बनाने हैं, उसकी गलती शलती पे कल ही देखेंगे। ओके, अब 16 का साल गुजर गया, सवाल में आकर देखते हैं तो 17 के साल में एसेट रिवैल्यू हो रहा है, ठीक है। अब उसूल बदल जाएगा क्या? दूसरी रिवैल्यूएशन है तो चाहे दूसरी हो, चाहे 200वीं रिवैल्यूएशन हो, हमारा असूल कभी नहीं बदलना, चाहे साल के पहले दिन हो, चाहे दूसरे दिन हो, चाहे 10वें दिन हो, हमें कोई इससे परवाह नहीं है, हमारे उसूल हमेशा यही रहेंगे, ठीक है। तो भाई पहला उसूल, एक लाइन खाली छोड़ो और रीवैल्यूड अमाउंट लिख लो जी। रीवैल्यू अमाउंट कितनी है? बुक वैल्यू, रीवैल्यू अमाउंट कितनी है? कहता है बुक वैल्यू, तो मैं लिख लेता हूं जी, 900 रुपए, सॉरी 360 रुपए,
तो 360 रुपए क्या आ गया जी बुक वैल्यू और रिवैल्यूड अमाउंट जी नैशी डाल दी इसमें जी। इसको भी बता दो, ये भी 400 है। अच्छा लो भाई, 800 का एसेट पड़ा था, बुक वैल्यू पड़ी थी, और एसेट कम हो गया। एसेट कम हो गया तो रिवैल्यूएशन लॉस है। गमों का पहाड़ टूट पड़ा। कितना को पहाड़ है? 440 वोल्ट का झटका लगा आपको। एसिड में इतना लॉस, 440 का लॉस आ गया, लॉसा आ गया। अब इधर देखो, आज की ताजा खबर, इधर देखो, एक एसिड है जिसके बारे में हम कह रहे हैं शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और बढ़ेंगे आपने शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, और आप क्या कह रहे थे उसके बारे में कि 400 का सरप्लस पड़ा है, उसका 400 रुपए का उसका सरप्लस पड़ा है। ठीक है, अब ये क्या आ गया जी रीवैल्यूएशन पर लॉस। क्या ये लॉस आ गया है या फ्यूचर का लॉस है? अगेन फ्यूचर का लॉस है, लेकिन मसला यह है कि प्रूडेंस कहता है फ्यूचर के लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर लो। फ्यूचर के लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर लो। अब फ्यूचर का लॉस रिकॉर्ड करते हैं तो प्रॉफिट लॉस के अंदर है, यहां पे करके एक लॉस आ रहा है 440। अब एक बेतुकी बात नजर आ रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। वो बेतुकी बात यह है कि आप कह रहे हो, एक ही एसेट के बारे में कह रहे हो कि फ्यूचर में ये 400 का गेन देगा, और उसी एसेट के बारे में साथ ही दूसरे कंपोनेंट में, एक कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, 5 कंपोनेंट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स। तो एक कंपोनेंट में आप कह रहे हो कि ये एसेट फ्यूचर में लॉस देगा, और उसी एसेट के बारे में दूसरे कंपोनेंट में कह रहे हो फ्यूचर में ये गेन देगा। कैसी बेतुकी बात है? तो इनको क्या करना चाहिए? इनको नेट कर देना चाहिए। 40 का लॉस नजर आए बस इसके बारे में, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसे नहीं करना, ये तो सोचने के लिए बताया आपको। आपका उसूल क्या होगा? जब भी कभी लॉस आएगा, जब भी कभी गम आएंगे, पहले वो देखेंगे खुशियां बची तो नहीं पड़ी इनकी जिंदगी में, तो पहले वो गम उन खुशियों को खाएंगे। अब अगर गम इतने ज्यादा हुए कि सारी खुशियों को ही चट कर गए, तो बाकी गम नजर आते रहेंगे। अभी फिलहाल यही सिचुएशन है, इसलिए दूसरी सिचुएशन कल देखेंगे, ठीक है ना। तो 440 का गम लॉस आ गया, उसने सबसे पहले देखा कोई सरप्लस तो नहीं पड़ा। प्लीज ये सवाल मत करना अगर सरप्लस ही आ जाता, वो कल सवाल देख लेंगे भाई। ये सवाल मत करना कि जी लॉस इतना कम आता कि वो इसको ना खा सकता। भाई दूसरी सिचुएशन बाद में आएगी, फिलहाल क्या हुआ है वो देखो। 440 का लॉस आ गया, उसने देखा कुछ, सबसे पहले उसने क्या देखना है, कुछ सरप्लस तो नहीं पड़ा। अगर सरप्लस पड़ा है तो उसने उसको खाना शुरू कर देना है, और खाने के बाद उसने पूछना है कोई रह तो नहीं गया। फिर कोई सरप्लस नहीं बचा, कोई सरप्लस नहीं बचा, लॉस अभी भी बाकी है। अब इस लॉस को कहां ले जाओ? प्रॉफिट एंड लॉस। ये 40 तो मैं कैंसिल करके आया हूं अभी थोड़ी देर पहले, ये निकाला था ना हमने, ये देखो। तो हमने इस तरीके से यहां पे निकाला करना है। फिर एक बार देखो, रीवैल्यूएशन हुई और इत्तेफाक से क्या आ गया? लॉस। लॉस आया तो सबसे पहले उसने ऊपर देखा कुछ सरप्लस तो नहीं पड़ा। अगर कुछ सरप्लस में बैलेंस पड़ा है तो पहले वो उसको खाएगा। अगर मिसाल के तौर पे ये लॉस आता 300 का, मिसाल के तौर, तो ये 300 यहां से माइनस होता, यहां 100 बच जाता, यहां कुछ भी ना जाता। ये बात समझ रहे हो? असल में ये कह रहा था, लेकिन खैर ये बात अब जब आएगी तब देखेंगे। फिलहाल तो सिचुएशन सामने जाए वो देखो। लॉस कितना आया? 440 का लॉस आ गया। अब उसने जाकर देखा तो सरप्लस सारे को खा गया, इधर कख नहीं बचा। लॉस फिर भी बच गया, कितना? 40। अब वो 40 का लॉस जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ये तीसरा कॉलम प्रॉफिट एंड लॉस के लिए था, ठीक हो गया। कितना बैलेंस इस दिन बच जाएगा अब ये? लो भाई, वर्किंग में क्या करते होते हैं? एक लाइन खाली छोड़ते हैं। याद की नई बात यह है कि लॉस आ गया, उसूल फिर भी वही पुराने हैं। वर्किंग में क्या किया? एक लाइन खाली छोड़ी और रीवैल्यूड अमाउंट लिखी और सरप्लस या लॉस कैलकुलेट किया। सरप्लस नहीं था, आज क्या था? लॉस। अब ये कहो कि पहली बार लॉस आता, वो देख लेंगे भाई। पहली बार लॉस आता तो कुछ भी सरप्लस ना पड़ा तो सारा प्रॉफिट लॉस में चला जाता है। छोड़ो इस बात को, फिलहाल क्या है? लॉस आ गया। अब लॉस से सबसे पहले क्या करना है? ये देखने को सरप्लस तो नहीं पड़ा। अगर तो सरप्लस पड़ा है तो पहले उसको खाएगा, और अगर फिर भी कोई लॉस बच गया तो कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। वर्किंग डन। एंट्रीज की बात करते हैं। लो भाई, 31 दिसंबर 2017 का साल आ गया। देखो आमने सामने एंट्रीज हैं, तो वर्किंग में भी वही काम था, एंट्रीज में वही काम है। एंट्रीज में आज भी 2 काम करने। पहला काम ट्रांसफर, ट्रांसफर, ट्रांसफर। पहला काम ट्रांसफर। ट्रांसफर की एंट्री फरमा दें, क्या होती है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। तो अगर ये ना पढ़ाता तो इंसाफ नहीं था आज की क्लास के साथ। हद होगी, आप लोग एक स्टेप आगे जाना होता है। आप लोगों ने फजूल मत बोला करें क्लास में, मशवरे मत दिया करें जी। तो एक्यूमुलेटेड डेबिट, एसेट क्रेडिट, ट्रांसफर की एंट्री है। अब लेजर मेरे पास नहीं है, मैं तो एंट्री से ही ढूंढूंगा इंशाल्लाह। कल ना कल
कल या परसों डायरेक्ट वर्किंग से भी सीख लेंगे ये अकोमोडेशन फिगर निकालना, लेकिन फिलहाल स्टेप बाय स्टेप चले ना। पहले दिन हमने लेजर से देखा कितना बैलेंस पड़ा है ट्रांसफर करने के लिए, दूसरे दिन हमने एंट्री से देखना सीख लिया, फिर वर्किंग से डायरेक्ट सीख लेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल नहीं जी। अक्यूमुलेटेड डेफिसिट क्रेडिट हुआ था 50 से, लेकिन फिर डेबिट होकर निल हो गया था, सिफर हो गया था। फिर 100 से क्रेडिट हुआ था, उसके बाद अभी तक डेबिट नहीं हुआ, तो फिर कितना बैलेंस पड़ा हुआ है 100 रुपए का, तो 100 रुपए का बैलेंस अक्यूमुलेशन में से डेबिट करके एसेट में क्रेडिट कर दो। समझ आ गई? पहला काम हो गया। अब दूसरा काम है सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग। अच्छा, अब हमारी ना वर्किंग हमें एंट्री करवाया करेगी शुरू में, फिर उसके बाद तो याद हो जाएगी, ठीक है। हमारी वर्किंग हमें एंट्री करवाएगी, लेकिन उससे पहले मुझे 2 बातें बता दो, 3 बातें बता दो बल्कि। पहली बात, एसेट की नेचर क्या होती है और रियल सरप्लस की नेचर। सर वो पहले लिखा हो, मैं भूल कैसे मिटाना, सॉरी, पहले लिखा हो इसलिए हमें तो सोचना नहीं पड़ा जी। एसेट की नेचर क्या होती है? डेबिट। रियल सरप्लस की नेचर क्या होती है? और प्रॉफिट एंड लॉस की नेचर क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस की अपनी कोई नेचर नहीं होती। डेबिट्स एक्सपेंसेस वहां जाते हैं, क्रेडिट्स इनकम वहां जाती हैं, दोनों को नेट किया जाता है। अगर नेट में क्रेडिट्स बढ़ जाए तो प्रॉफिट आ जाता है, और अगर नेट में डेबिट्स बढ़ जाए तो लॉस आ जाता है। इसकी अपनी कोई नेचर नहीं होती, ठीक है। चलो, अब ये हमारी जो वर्किंग है ये हमें जर्नल एंट्री करवाएगी। देखो कैसे। सबसे पहले क्या हो रहा है जी, एसेट 440 से बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है या कम हो रहा है? माइनस हो रहा है ना, 800 से 440 कम होकर 360 पे आया, तो एसेट 440 से क्या हो गया? कम। एसेट की नेचर डेबिट नेचर की चीज अगर कम हो तो एसेट अकाउंट क्या कर दिया हमने? क्रेडिट। कितने से? 440। डन। नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन सरप्लस की नेचर क्रेडिट। रियल सरप्लस भी क्या हो रहा है? कम। क्या हो रहा है? कम। अब क्रेडिट नेचर की चीज कम होने पर क्या होती है? डेबिट। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट तख्ता निकल गया, उसका खत्म हो गया। 400 पड़ा था, 400 का 400 गया, खत्म, नील। तो खत्म करना था ना क्रेडिट नेचर की चीज को, तो क्या कर दिया? डेबिट। ठीक हो गया। और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 40 का लॉस जाना है। 2-3 दिन पहले तक पढ़ रहे थे बैलेंसिंग फिगर, अगर गेन ऑन डिस्पोजल लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट में अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आया तो ये लॉस है, क्रेडिट साइड पे आया तो ये गेन है। तो लॉस गया है ना प्रॉफिट एंड लॉस में, तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो है वो कितनी चली जाएगी? 40। ठीक है। ये क्या किया हमने? ये हमने लॉस की एंट्री। अगर देखो, उसूल नहीं बदलते हम। वर्किंग में रीवैल्यूएशन के दिन एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यू अमाउंट लिखते हैं और सरप्लस लॉस निकल आता है। वर्किंग में जाके पहले ट्रांसफर करते हैं, फिर सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग करते हैं। अगली रिवाइज जिंदगी में आई उसकी क्या किया? उसी तरह से एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यू अमाउंट लिखी, सरप्लस लॉस निकल आया, वही काम किया। ये देखो, उंगलियां भी बदल रही, देखना उंगलियां नहीं बदल रही। कैसे? एक लाइन खाली छोड़ी, रीवैल्यू अमाउंट लिखी, एक लाइन खाली छोड़ी, रीवैल्यू अमाउंट लिखी, सरप्लस लॉस निकल आया। एक लाइन खाली छोड़ी, रीवैल्यू अमाउंट लिखी, सरप्लस लॉस निकल आया। कोई फर्क आया? 2 एंट्रीज, ट्रांसफर, सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग। पहले साल में सरप्लस था, एंट्री पहली ट्रांसफर की, दूसरी सरप्लस है लॉस की रिकॉर्डिंग, दूसरे साल में लॉस था। तो बिल्कुल सेम चल रहा है काम, ठीक है। कल 3 साल में जाएंगी एंट्रीज, सब वैसे ही चलेगा, फिर भी थोड़ी छोटी छोटी करके एंट्रीज करके 3 साल पे करेंगे, ठीक है, कोशिश। अच्छा जी, अब डेप्रिसिएशन करनी है। आई वुड सजेस्ट डेट मत लिखो, वरना फिर वही गड़बड़ हो जाएगी। पहले रीवैल्यूड अमाउंट को डेप्रिसिएट करना है जी रिमेनिंग लाइफ में, वो निकालेंगे यकम जनवरी, क्योंकि यहां कोई ऐसी डेट है नहीं जो आपको कंफ्यूज करे, इसलिए आप यहीं पे खड़े होकर निकालोगे। अब यकम जनवरी 15 को एसेट खरीदा था, यकम जनवरी 17 तक कितने साल गुजर गए? 2। अब हमेशा करना कंपेयर, इधर ना 9 से ना कर लेना, ये 8 वाले जो बोल रहे हैं ना, 8 वाले गलत बोल रहे हैं। जब भी रिमेनिंग लाइफ आपने निकालनी है, हमेशा ओरिजिनल लाइफ से आपने कंपेयर करना है, और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी हमेशा ओरिजिनल वाइल्ड डेप्रिसिएशन से कंपेयर होकर निकला करेगी, देखोगे आप, ठीक है। तो यकम जनवरी 17 पर खड़े होकर आपने कहा एसेट खरीदा था यकम जनवरी 15 को, देखो ना उस दिन से लेकर आ रहे हो, तो कितने साल गुजर गए? 2। टोटल कितने साल थे इसके? 10 में से 2 गुजर गए, तो रिमेनिंग 8। अच्छा, 8 वाले सही थे, सॉरी। ले भाई, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है जी। नहीं यानी हशर के साथ हशर फौरन लिखो, 40 डिवाइडेड बाय 8। अब यहां डेट लिख लो, 31 दिसंबर 17 जी। कितनी डिडक्शन? पक्की बात है ये 5 होगा, फर्क 5 का है ना 50 से। हाँ, वो अलग बात है कि उलट है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है तो डेप्रिसिएशन कम हुई है, लेकिन इस बारे में सोचना नहीं है। ये उसूल कल लिखवाऊं, मतलब मंडे को लिखवाऊंगा। यहां से बात मिक्स होती है जहां से मैंने रोक दिया, ठीक है ना। टाइम है, लिखवा सकता हूं, पर मैं नहीं लिखवा रहा मिक्स वाले भाई, यहां से बात मिक्स हो सकती है। तो ये बिल्कुल वैसे ही अंग्रेजी उर्दू लिखवाऊंगा और एंट्री बनाकर बताऊंगा कि ये जो +5 है, +5 क्यों लिख रहा हूं वैसे बाय द वे, और माइनस वाली फिगर है ना, उसमें अगर यहां -5 करते तो ये तो बढ़ जाएगा, 45 भी चढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो +5 की एंट्री नहीं होती। क्या मतलब? 45 की एंट्री क्या होगी? 45 की एंट्री बता दो। 45 डेप्रिसिएशन है, अल्लाह के बंदो, 45 की एंट्री
डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 45 से, और ये जो +5 है ना, +5, इसकी एंट्री नहीं होती। फिलहाल इतनी बात याद कर लो, पर्चा पास है। लेकिन मैं कल आपको प्रूफ करूंगा कि एंट्री, कल नहीं मतलब मंडे को ये प्रूफ करूंगा कि ओ भाई खड़े हो जाओ, वो रजिस्टर उठा के इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर खड़े हो जाओ। इसने रजिस्टर बंद किया, मैंने कहा नहीं अभी। अच्छा खड़े रहो यहीं पे। मैं ये कह रहा था इसकी एंट्री पास नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, वो उसी तरह से उर्दू लिखवा के पहले एंट्री करके बताऊंगा, फायदा कोई नहीं है, प्रूफ करेंगे, ठीक है। फिर जब मैं कल ये प्रूफ करूंगा तो आपके टिड्डों में दूसरी पीड़ होगी, वो ये होगी कि अगर एंट्री नहीं करनी तो ये +5 लिखते क्यों है। तो ये दूसरी बात भी प्रूफ करेंगे कि इसका लिखना जरूरी भी है। ये लिखना वर्किंग में जरूरी है पर एंट्री नहीं करनी। ये दोनों बातें इंशाल्लाह कब प्रूफ करेंगे, मंडे को जी। 315 और ये 35 नेगेटिव। अब दोबारा एक बार देख लो और फिर छुट्टी करते हैं, ठीक है जी। रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में एक लाइन खाली छोड़ के रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस निकाल लेते हैं रिवैल्यूएशन अमाउंट लिखकर, ठीक है। लेकिन एंट्रीज में 2 काम करते हैं, पहली ट्रांसफर की, फिर सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग। हर रिवैल्यूएशन पे यही काम हो रहा है, एक लाइन खाली छोड़ते हैं, रिवैल्यूएशन अमाउंट लिखते हैं, सरप्लस लॉस निकालते हैं। हर रिवैल्यूएशन में एंट्रीज में क्या कर रहे हैं, पहले ट्रांसफर पे सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग। लेकिन गौरतलब बात यह है कि जिस साल में सरप्लस नजर आता है, डेप्रिसिएशन के बाद एक और एंट्री भी होती है इंक्रीमेंटल वाली, और जिस साल में लॉस नजर आता है, डेप्रिसिएशन के बाद दूसरी एंट्री नहीं होती। प्रूफ इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है। अच्छा आप सुने, सबसे पहले मैंने निकलना है, पहली तो बात ये सुने, इसलिए सब बैठेंगे, कोई निकला ना तो आखिरी बार निकलेगा जी। इधर देखें, सबसे पहले आपने इन 2 सवालों को कंप्लीट करना है। अब इधर देखें, 53 और 54 को कंप्लीट करना है आपने, हो जाएंगे। उसके बाद आपने ये सवाल करने हैं 56, 57, 58। इनकी अहम बात सुन लें, ये तो बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 2 साल बाद रिवैल्यूएशन हो रही है, 2 साल बाद रिवैल्यूएशन हो रही है, 2 साल बाद, तो कोई मसला नहीं है। एक्यूमुलेटेशन 2 साल की एक्यूमुलेट हुई पड़ी होगी, पर लेजर जरा बनते, संडे भी तो है, लेजर बनते हुए टाइम लगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये टाइम आज लगा ले, जिंदगी भर काम आएगा। अगली बात, मैं कह रहा हूं लेजर भी बनाने, मैं मुंह से कह रहा हूं ना, वो ज्यादा बेहतर है। नहीं तुम क्यों बोले, अभी रिटर्न नजर आएगा तुम्हें। भाई खामोश हो जाए प्लीज, मैंने कहा जो जो रजिस्टर बंद कर रहा है उसकी खैर नहीं है। अच्छा बेटा बस कर दो अब, ठीक है, ठीक है ना, अब बस कर दो, फजूल बोलना काफी हो गई। बेटा खामोश हो जाए, फीमेल स्टूडेंट्स भी प्लीज। सबसे अहम बात, 58 क्वेश्चन के अंदर उसने रिमेनिंग लाइफ खुद निकाल दी। जिंदगी भाई याद रखना, अगर रीवैल्यूअर रिमेनिंग लाइफ खुद निकाल दे तो फिर हम कभी भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। जब उसकी गिवन लाइफ, उसकी गिवन वैल्यू को ले रहे हैं ना, उस पर एतमाद कर रहे हैं, तो फिर लाइफ भी उसी ने देखकर बताइए, फिर वही वाली यूज करनी है। तो इस सवाल की खास बात यह है कि इसमें रिमेनिंग लाइफ आपके हिसाब से कुछ और निकलती थी, लेकिन रीवैल्यूअर ने खुद कुछ और बता दी। तो आप जो मर्जी सोचते रहे, रीवैल्यूअर वाली बात के ऊपर एतमाद करना, ठीक है जी। जिंदगी रही तो मंडे को होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज, बैठ जाओ।